नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया। अनादि शख्सियत में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह जी। कद्दावर आदिवासी नेता बिसाहुलाल सिंह करीब 40 साल तक कांग्रेस में रहे। कांग्रेस की सरकार के दौरान वे कई भागों के मंत्री भी रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि कमलनाथ की कांग्रेस सरकार के पतन के कारण बनने वालों में से वे भी एक हैं। इन तमाम विषयों की पड़ताल करेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या परिस्थितियां थी जो बिसाहुलाल सिंह जी को ये निर्णय लेना पड़ा और अब वो अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या सौगातें दे सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं बिसाहुलाल सिंह जी से। सिंह साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये जो परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस से आपका बीजेपी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो ये कैसा महसूस हो रहा है आपको? सन 1980 से जी, जब इंदिरा जी यहाँ के प्रधानमंत्री रही हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे उस समय, तब से मैं कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा। 1980 से आप विधायक भी हैं? विधायक भी हैं। तो अब मैंने महसूस किया ये जो 15 माह की जो सरकार रही जी, इस बार आदरणीय कमलनाथ जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि कमलनाथ जी ने जी 3-4 ऐसे बातें कही, अपने वचन पत्र में भी कहा, जी, जिनके चलते पब्लिक थोड़ा सा भ्रमित हुआ और हम लोग भी उन बातों को जाके पब्लिकों के बीच में कहा। अब भ्रमित या प्रभावित हो गए और अब क्योंकि आज वो भ्रमित थे इसलिए आज तो उनको लग रहा है कि हम आज भ्रमित महसूस कर रहे हैं वो। अब ये कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार ने वचन पत्र में वादा किया है कि 2 लाख तक का कर्जा सबका हम माफ कर देंगे। जब जाते थे तो वहाँ पे किसान लोग बहुत ताली बजाते थे हम लोगों को सुन के। कोई गरीब, हरिजन, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के कोई भी व्यक्ति हो अगर गरीबी रेखा के नीचे है तो अगर अपनी बच्ची का शादी करेगा तो हम 51,000 रुपया देंगे। लोगों ने बहुत ताली बजाई, बोले बाप तो हमको खेत वगैरह गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। हमने कहा युवक भाइयों बहनों, अब जब तक तुमको नौकरी नहीं मिलेगा हमारा वादा है कि तुमको 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे जी। एक भी आदमी का 2 लाख रुपया तक का कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरी बात, किसी भी भाई बहनों को शादी के लिए 51,000 रुपये नहीं मिला। किसी शिक्षित बेरोजगार को 4,000 रुपया नहीं मिला। हमारे जो असहाय लोग थे उनको भी 1,000 रुपया नहीं मिला। तो इसके चलते जो आपने मुझसे बात कर रहे थे जी, मैं कई बार कमलनाथ जी से कहा कि देखिए हमने जो वादा किया है उसको आप पूरा करिए, नहीं तो दोबारा हम लोगों को जाना मुश्किल होगा। जब जाते थे तो बोलते थे कि भाई मेरे पास 24 घंटा समय है, 25 घंटा नहीं है, आप लोग जाओ जाओ जाओ, कोई बहुत समय है, 5 साल हम देखेंगे, इन सब योजनाओं को करेंगे जी। जिसके चलते हमने भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन किया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया। दूसरी बात ये थी, मैं 40 वर्षों से जी, कांग्रेस के राजनीति में हूँ। पीडब्ल्यूडी, माइनिंग, ऊर्जा, ट्राइबल वेलफेयर, पशुपालन जैसे तमाम विभागों का मंत्री रहा। और जब मंत्रिमंडल यहाँ पे बना तो मैं इनसे कहा कि भाई हम लोगों में क्या गलती है, अगर हमारे मंत्रिमंडल काल में कोई मेरे खिलाफ अनियमितताएं का या किसी ढंग की शिकायत हो भ्रष्टाचार की तो ठीक है, पर आपने ऐसा कौन सा कारण है आप बता दो कि मंत्रिमंडल में मेरे जैसे सीनियर आदमी को आपने क्यों शामिल नहीं किया? ये सवाल तो जनता का भी था। जनता का भी था, हमारे क्षेत्र के लोग पूछते थे जी। कि भैया एक बार 2 बार वाले सब मंत्री बने, तुम कौन सा ऐसा गुनाह किया कि तुमको मंत्री नहीं बनाया? ये तो हम भी सवाल करने वाले थे कि आपने ऐसा क्या काम कर दिया था कि आपको मंत्री नहीं बनाया? तो मैंने वही पूछा कि आप बोला नहीं तुम्हारे खिलाफ कोई आरोप नहीं है, हम देखेंगे। मैंने अपने जो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे जी, उनके पास भी गया। मैं कहा चलो अपनी बात वहाँ भी जाके कहें। दिल्ली के सभी वरिष्ठ नेताओं से मिला। राहुल गांधी जी ने कहा कि बिसाहुलाल जी आपके साथ अन्याय हुआ है,
मैंने कहा साहब अन्याय हुआ है तो इस अन्याय को तो आप ही ठीक करोगे, अन्याय मेरा कौन सी मेरी गलती थी। 1 साल तक हम वेट करते रहे, राहुल गांधी जी यही कहते रहे बस रुको रुको रुको, हम देखते हैं 1 साल तक वो भी कुछ नहीं किए, प्रदेश की सरकार भी कुछ नहीं की कमलनाथ जी ने। इन सब कारणों के चलते मैंने भारतीय कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता तो पार्टी। राहुल गांधी जी के बाद सोनिया गांधी जी आई तो उनने कुछ आपके लिए तब सुनवाई तक नहीं तो की? इनकी मंत्रिमंडल गठन हो गई थी। राहुल गांधी ये जो किसानों की कर्जा माफ नहीं हुआ था, जी जो उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर किसानों को कर्जा नहीं माफ होगा तो मैं कान पकड़ के मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। न वो कान पकड़े और न हटे, तो राहुल गांधी भीतरी दुखी होकर भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दिया, क्योंकि जब कोई उनका बातें नहीं माने तो उनको रहने के क्या कारण था, ये कारण रही मेरा। जब आप 2002-03 के आसपास ऊर्जा मंत्री थे जी तो ये ऐसी खबरें आती थी कि आप कमलनाथ जी के बड़े करीबी थे, क्योंकि कमलनाथ जी का ऊर्जा से जुड़ा हुआ विशेष लगाव रहा ऊर्जा क्षेत्र से उस दौरान में, ऐसा कहते हैं। और इसके पहले आप दिग्विजय सिंह जी के बड़े करीबी थे। तो फिर यही 2 लोग तो कांग्रेस की सरकार चला रहे थे, तो इन दोनों में से किससे आपकी दुश्मनी थी या किससे नाराजगी थी जो आपको मंत्री ने बनाया? मेरा कभी इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं रहा और आज भी दुश्मनी नहीं है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के मंत्रिमंडल में मैं रहा। दिग्विजय सिंह ने जो नियम बनाए, जो मंत्रिमंडल में निर्णय लिया, उसको हम बड़ी बखूबी के साथ क्रियान्वयन किया। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि बिसाहू लाल जी, आपके जितने आदिवासी और अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, इनको 1 बत्ती कनेक्शन मुफ्त में दो। मेरे टाइम पे मैं योजना लागू किया और मेरे टाइम पे आदिवासी और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 1 बत्ती कनेक्शन का पैसा नहीं लगता था। उन्होंने कहा कि एक काम करो, जो किसान हैं उनको पंपों के लिए आप 5 हार्स पावर तक का पैसा मत लीजिए। हमने वो भी योजना बनाई कि 5 हार्स पावर तक का पैसा भी नहीं लिया। मेरे टाइम पे जो आज अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन जी, आपके खंडवा तरफ जो ओंकारेश्वर वगैरह, आपके जो सारनी में और आपके बिरसिंहपुर पाली में, मैंने वहाँ पे 1011 मेगावाट की बिजली की संयंत्र स्थापित किया। सोनिया जी को वहाँ पे ला के उनका लोकार्पण कराया। तो विद्युत के क्षेत्र में भी मैंने काफ़ी काम किया। माइनिंग के क्षेत्र में भी मैं एक बात और कहना चाहूँ कि क्योंकि मैं माइनिंग मिनिस्टर रहा, माइनिंग में हमने नीति बनाई। आज चाहे कोयला हो, चाहे गिट्टी हो, चाहे रेता हो, सब जंगल पहाड़ों के ही नदी नालों से मिलता है। हमने नीति बनाई कि जंगल पहाड़ में जितने भी गिट्टी के खदान हैं, जितने भी रेता के खदान हैं, हम उनको आदिवासी सोसाइटियों को देंगे या पंचायत को देंगे। हमने दिया और आज वही गिट्टी की खदान और रेता के खदान में बड़े बड़े पूंजीपति। आपकी सरकार ने तो पंचायतों से खदाने छीनने का फरमान दिया था पिछली सरकार। हमारी सरकार, मैं कभी इसमें सहमत नहीं रहा। हम अपनी नीति को बड़ी खूबी से निभाने का प्रयास किया, तो इस तरह से अपन ने काम किया। अब बिसाहू लाल जी, आपने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा काम किया आपने, गरीबों के लिए 1 बत्ती कनेक्शन, 5 हाउस पावर तक फ्री बिजली दी थी जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी। फिर ऐसा क्या कारण रहा कि दिग्विजय सिंह की सरकार उस समय चली गई और ऐसी गई कि 15 साल तक वापस नहीं आ पाई? देखिए, दिग्विजय सिंह जी उस समय ये 10 साल मुख्यमंत्री रहे। इनका 5 साल का जो कार्यकाल रहा जी, वो बहुत अच्छा रहा। पहला 5 साल। 5 साल के बाद अहम आ गई थोड़ा सा, जिसके चलते शायद आप देखे भी होंगे, मेरे साथ राजेंद्र शुक्ला जी थे जो खत्म हो गए छत्तीसगढ़ के, हमारे माधव सिंह ध्रुव थे जी, हमारे क्या कहते हैं प्रेम नारायण ठाकुर थे, कई से जो मंत्री थे, मैं भी था। तो दूसरी मंत्रिमंडल में सभी वरिष्ठों को किनारे करना चालू कर दिया। मैं भी एक आध साल तक बाहर रहा जी। तो जब अहम आ जाता है, इस बार भी यही अहम आई कि अब हमारे सरकार, कांग्रेस की सरकार, हमारा लड़का चलाएगा, हमारा भतीजा चलाएगा। ये आदिवासी लोग हैं, क्या चलाएंगे, इनको किनारे रखो। और यही कारण से अपने चाटुकारों के चलते सरकार गई है, उन्हीं को ज़्यादा महत्व मिला है।
बिसाहुलाल जी, मैंने आपका देखा, आप छात्र जीवन से आदिवासी विकास परिषद के संगठन मंत्री रहे, बड़ा काम किया आपने। आदिवासियों की जमीन के लिए राजनीति में विधायक बनने के पहले आपने बड़ा संघर्ष किया। राजनीति में आने के बाद आप आदिवासी नेता स्थापित हुए बड़े, और आपने एक दिग्विजय सिंह सरकार थी तब आदिवासी मुख्यमंत्री का एक अभियान भी चलाया था। तो कहीं वो कारण तो नहीं है कि आप आदिवासियों के सच्चे हितैषी बनकर उभरे, उनको अधिकार दिलाना चाहते तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को मंजूर नहीं रहा? देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता। हम लोग शुरू से जी, जब रीवा में पढ़ते थे, मेरे साथ भंवर सिंह पोर्ते भी एक हुआ करते थे। वही बिलासपुर से। हाँ, वो आपके मरवाही के थे जी, मरवाही। यहाँ पे मंत्री भी रहे। यहाँ पे आदिवासी विकास परिषद की स्थापना भंवर सिंह पोर्ते ने किया था। उस समय में उसकी जनरल सेक्रेटरी था पूरे प्रदेश में। जी। हम लोगों ने गांव-गांव जा, धार, झाबुआ, खरगोन, इधर जितने भी ट्राइबल बेल्ट हैं, सब जगह जाके आदिवासियों को संगठन करके उनके उत्थानों के लिए बात करते थे। जो आदिवासी विकास परिषद है, ये शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए आदिवासियों को संगठित करना मेन उद्देश्य है। ये कोई राजनीतिक पार्टी तो थी नहीं, तो इसलिए सब लोगों को लेके हम लोग इनके विकास की बात करते थे। कैबिनेट में भी जब कोई ज़रूरत पड़ता था तो उनको लेके उनकी मांगों को रखते थे और उनको पास कराते थे। तो इस तरह से आदिवासियों के भंवर सिंह जी ने भी बहुत संघर्ष किया। उनके क्षेत्र में मरवाही में एक सिवनी गांव है, वहाँ पे आदिवासियों को ज़मीन को पूरा गैर आदिवासी ने कैप्चर कर लिया, कर्जा दे दे के उनको वहाँ से वो बेदखल किया। मैं अपने यहाँ एक हरद ग्राम पंचायत में करीब 350 एकड़ ज़मीन थी खाली वन विभाग का, मैंने जितने आसपास के आदिवासी थे सबको वहाँ पे बसाया और सबको 5-5 एकड़ ज़मीन नाप के बता दिया कि आज से तुम इसके मालिक हो, जबकि सरकार ने नहीं किया। तो आदिवासियों की लड़ाई तो हमेशा हम लोग लड़ते नहीं, अब वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग लड़ाई लड़ते रहे। चाहे अरविंद नेताम जी की बात करें, उनके भाई शिव नेताम की बात करें, दिलीप सिंह जी भूरिया की बात करें, कांतिलाल जी भूरिया, आप हो गए, इतने सक्षम नेतृत्व था मध्य प्रदेश में, तो उसके बावजूद कभी आप लोगों को ऐसा अवसर नहीं मिला राजा नरेश चंद्र जी के बाद कि कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बने? आपने ये मांग उठाई भी थी कांग्रेस की सरकार के दौरान, तो उसका क्या परिणाम? उसी का परिणाम था कि आपको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया गया? देखिए, कांग्रेस की हमेशा से ये नीति रही है जी कि जो आदिवासी सक्षम हो जाए, जो अपने बातों को दबंगी से रखे, जो आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़े, ऐसे व्यक्ति को आप किनारे करो और नए आदिवासी लड़कों को ढूंढो जो उनकी चाटुकारिता करते रहे, उनके बात में हाँ से हाँ मिलाता रहे। मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे देश में आपके संगमा जी केंद्रीय पीएस संगमा केंद्रीय मंत्री रहे जी। उन्होंने लोकसभा तक पहुंच गए, वहां के स्पीकर भी रहे, कई विभाग के मंत्री भी रहे। जब देखिए कांग्रेसिया लोगों ने कि आदिवासी आगे बढ़ रहा है तो उसको किनारे कर दिया। कोई संगमा जानबूझ के बाहर नहीं गया। अरविंद नेताम जी छत्तीसगढ़ के रहे, आप भी जानते होंगे, वो भी जब आगे बढ़ना चालू किया तो वो भी किनारे हो गए। आपके दिलीप सिंह जी भूरिया 9 बार सांसद रहे, जब वो आदिवासियों की लड़ाई लड़ना चालू किया, उनके विकास की बात करना चाहा तो उनको भी किनारे कर दिया। तो इसी ढंग से थुंगन थे मेघालय के केंद्रीय मंत्री, उनको तो जितने देश में आदिवासी जब जब आगे बढ़ता है उनका टांग पकड़ के नीचे ये कांग्रेसी लोग खींचते हैं। यही कारण था कि इस बार मेरा टांग भी पकड़े थे, खींच नहीं पाए। आप खुद ही खींच के भारतीय जनता पार्टी में आ गए जी। लेकिन एक अवसर ऐसा आया था अभी जब आप भारतीय जनता पार्टी में आए कि आप जब बेंगलोर में थे तो वहां से फिर आपकी गुमशुदगी की FIR दर्ज करा दी गई परिवार के द्वारा। फिर आप लौट कर आए, आपने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा कि नहीं मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, और फिर जब ऐसा हुआ तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी में। तो ये क्या था? देखिए, मैं बंगलौर नहीं, सबसे प्रथम मैंने दिल्ली गया जी। स्वयं अकेले गया, किसी को लेके नहीं गया, और दिल्ली में रुक गया। और मेरे साथ मई भर नहीं था, करीब 15 विधायक थे। जब ये हम लोगों की बात सुनाई नहीं हो रहा था तो कई बार हम लोगों ने, कोई शिवराज सिंह जी से हमारा संपर्क नहीं रहा, ना कोई भारतीय जनता पार्टी से रहा। हम लोग मनन किए कि भाई हम 15 लोग हैं जो 3-3, 4-4 बार से ऊपर के विधायक हैं,
अब हमको क्या करना चाहिए। जी। लोगों ने कहा साहब आप बताओ क्या करना चाहिए। मैंने कहा यार सुनो, जब इस सरकार में कोई सुनाई नहीं हो रहा है तो अब एक ही विकल्प है कि हम लोग इस्तीफा दे दें विधायक पद से। लोगों ने कहा ठीक है साहब इस्तीफा देने के लिए तैयार है। मेरे यहाँ यहीं सब लोग आए, मैंने अलग अलग लेटर पैड में लिखाया कि अब मैं विधायक पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। उसमें नहीं लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सब लोगों ने दस्तखत किया और मेरे को दे दिया। इसके बाद हम लोग सब दिल्ली चले गए। जहाँ मैं रुका था, कुछ विधायक मध्यावर्त में रुके थे, कुछ कई जगह रुके थे होटलों में। वहाँ जब इनको पता चला कि ये लोग इस्तीफा देने के बाद अब दिल्ली जा रहे हैं, इनका क्या प्लान है, दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी और उनके लड़के तो दिल्ली पहुँच गए। दादा एक बार तो माफ़ कर दो, ये आपके जयवर्धन वगैरह जी। घंटों मेरे कमरे में बैठे रहे जीतू के साथ। मैं कहा एक बार माफ़ कर दो, सरकार चली जाएगी, आपको हम कल परसों कर। मैं कहा देखो भाई हम लोगों ने निर्णय ले लिए कि विधायक नहीं रहना है, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, सीधी बात। इसमें मानने जमाने की क्या जरूरत। नहीं एक बार आप भोपाल। उधर दिग्विजय सिंह मध्यावर्त में बैठ गए जहाँ पैदल सिंह कंसाना वगैरह रुके थे जी। कंसाना जी एक बार तो भोपाल चलो, तुम लोगों की मांग पूरी होगी। और उनको भोपाल लाने में वो सफलता अर्जित की, मेरे को लाने में सफलता अर्जित नहीं किया। फिर मैं बंगलौर चला गया। मैं कहा चलो इन लोगों के चक्कर में रहेंगे तो रोज पकड़ेंगे, इससे अच्छा दक्षिण भारत को मैं अपन 2-4 जगह तीर्थ करने घूम जाए तो मिलवे नहीं करेंगे। जी आपने कहा भी था। हाँ, तो हमने 2-4 जगह घूमने चल दिए। कुछ दिन बाद दिग्विजय सिंह जी वहाँ पहुँच गए, जीतू पटवारी पहुँच गए, कांतिलाल भूरिया पहुँच गए, हनी बघेल, तमाम लोग वहाँ पे पहुँचे। जब हम लौट के बंगलौर आए तो ये लोग भी पहुँच गए होटल के पास, और वहीं पे हमने इंटरव्यू दिया था कि हमको जब सार्वजनिक कामों के लिए कमलनाथ जी के पास जाते थे तो कहते थे चलो चलो चलो, और आज हम कह रहे हैं दिग्विजय सिंह चलो चलो। हाँ, तो हमने उनको भी चलो चलो। दिग्विजय सिंह बोले भाई एक बात सुन ले। मैं कहा सुनने की जरूरत नहीं, हम लोग चाहे भाजपा में जाएं या न जाएं, पर हम अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और फिर वहाँ भेजे लोगों को, मेरे बच्चे को भी फंसाए कि तुम कागज में दस्तखत कर दो। तो हम थाना में, बच्चा से मैंने पूछा तो बोले जबरन मेरे से दस्तखत करा लिया। अनूपपुर में आपको जब मंत्री थे दिग्विजय सिंह सरकार में, उसके बाद आपका ही गांव यदि ले लें हम, तो उसमें भी विकास उसके बाद रुक गया, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है कि जब आप मंत्री थे तब आपने विकास कराया, उसके बाद विकास नहीं हुआ है। अब अनूपपुर जिले को क्या विकास की सौगात आप दे सकते हैं, क्या देने का प्लान है वहाँ के लिए? 80 से लेकर आज तक मेरे प्रयास से अनूपपुर में पटवारी बैठता था, आज मैंने जिला बना के कलेक्टर बैठाया। वहाँ पे पुलिस की चौकी थी, थाना तो बना, आज एसपी वहाँ बैठ रहा है। अनूपपुर में कोई हायर सेकेंडरी के बाद कोई एजुकेशन का साधन नहीं था, मैंने वहाँ पे डिग्री कॉलेज खोला, आपके पॉलिटेक्निक खोला। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे कार्यकाल में जितने नदी हैं, आप कांग्रेसियों से भी पूछ सकते हैं कि जितने नदी में बड़े बड़े पुल बनाए हैं वो बिसाहूलाल सिंह ने बनाया है। तो आज अनूपपुर एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है, हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी, हर गांव में स्कूल। 3 किलोमीटर पे आप चले जाओ तो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल मिलेगा आपको। तो शिक्षा को भी हमने बढ़ावा दिया, आपके आवागमन को भी आगे लाया, सैकड़ों आपके अस्पताल खोले। और यही कारण है कि अनूपपुर आज अपने नई पहचान की ओर अग्रसर हो रहा है। और इस बार बहुत कम ऐसा मौका आप लोग देखे हो कि मुख्यमंत्री जी कोई जाता है तो घोषणा करता है, घोषणा करने के बाद भी तो 300 करोड़ की घोषणा, मैं आपको वही बातें कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा नहीं किया है। मैं 5 महीना में अपना प्रस्ताव लेके मुख्यमंत्री जी के पास आया कि इन कामों को आप स्वीकृत करो। मुख्यमंत्री जी ने 302 करोड़ के कार्यों को स्वीकृत किया, प्रशासकीय स्वीकृति जारी कराई, टेंडर कराई और कार्य शुभारंभ करने मुख्यमंत्री जी गए थे। ये पहला ही सर। और मुख्यमंत्री आप देखे होंगे कि अक्सर घोषणा इतने बड़ा अमाउंट का काम है, एक साथ स्वीकृत करके उन्होंने कार्य शुभारंभ करने गया। तो आज पूरा वहाँ की जनता जानता है कि ऐसा बहुत कम अवसर आता है कि लोग
घोषणा कर दिए हैं, 2-4-10 साल तक पूरा नहीं होता है। और जो ये कार्य शुभारंभ करने गए हैं, सभी काम उस दिन से शुभारंभ कर दिए गए। बिसाहुलाल जी, चलिए आपने बता दी विकास की बात कि अनूपपुर में ये बहुत विकास किया। अब आपको चुनाव की संभावनाएं क्या दिखती है वहां पर, क्योंकि रामलाल लोतेल जी लगातार 5 बार आपको टक्कर देते रहे, कई बार 2-3 बार उन्होंने आपको हराया भी, आपने कई बार उनको हराया। अब वो चूंकि अब उन्हीं की पार्टी में है और लोतेल जी ने आपका स्वागत भी किया है भाजपा में, उन्हें नाराजगी नहीं जताई। लेकिन एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था जब जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी गए थे 302 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण में, तो शायद उनको मंच के सामने बैठा दिया गया, ऐसा कुछ सामने आया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का पूरी की पूरी भाजपा आपके जिले की आपके साथ है या कहीं कोई विरोध है? जहां तक अनूपपुर का सवाल है, पूरी भारतीय जनता पार्टी और संगठन मेरे साथ हैं। और रामलाल भाई भी, जब मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो मेरे घर आया और आके बधाई भी दिया। और मैंने कहा रामलाल भाई ऐसा करिए कि आप मेरे गाड़ी में बैठो। उन्होंने मेरे गाड़ी में बैठा, मैं शिवराज सिंह के घर गया। मैं कहा भाई साहब, मैं तो विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ, इनको भी किसी नगर मंडलों में आप एडजस्ट करना। शिवराज सिंह जी ने वादा किया था कि चलिए चुनाव में बढ़िया काम करेगा तो इनको एडजस्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ फर्स्ट रो में, जिसमें मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। मैंने कलेक्टर को कह के उनकी फर्स्ट रो में कुर्सी लगाया। इसके बाद जितने पत्थर थे 302 करोड़ वाले, सब में नाम लिखाया। 2 बार डिप्टी कलेक्टर, मैं तो एयरपोर्ट चला गया, 2 बार डिप्टी कलेक्टर ने भेजा कि जाओ रामलाल भाई को स्टेज में ले आओ। कोई स्टेज पे नहीं आए। इसके बाद जिला के जो अध्यक्ष वगैरह हैं वो भी उनको मनाने गए, वो भी नहीं आए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पीए गया था, वो भी उनको फ़ोन किया कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो पता चला नीचे बैठे ऊपर आओ, वो भी नहीं आया। तो ये नाराज़गी का कारण तो नहीं है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मेरे तरफ से उनको इस तरह की बात नहीं है। हो सकता है कि अपने संगठन से वो नाराज होंगे, तो उनको अपने नाराज़गी संगठन के पास कहना चाहिए। आज भी मैं मानता हूं कि रामलाल जी मेरे से नाराज नहीं है। परसों भी मेरे को फ़ोन लगाए थे कि भाई साहब कब आ रहे हो, हम आपसे बात करना चाहते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग आपके पास है और कोरोना के इस दौर में जो चावल वितरण वाला जो मामला एक पूरे प्रदेश से अब उभर कर सामने आया है, तो ये किसकी गलती मानते हैं? इसको कैसे रोकेंगे, ऐसी घटनाओं को? क्या कार्रवाई होगी इस पर? ये जितने खरीदी फरीदी का काम है, ये सब कांग्रेस शासन में हुआ था। मेरे आने के बाद अभी तक धान की खरीदी नहीं हुई है। और उस शासन में उन लोगों ने किसके माध्यम से धान खरीदा, कैसे ट्रांसपोर्ट किए, क्या है, और इस सब की जांच मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है कि अगर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर उसमें वर्तमान में जो कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये तो शायद ऐसा हमें निकल के आ रहा है कि मिलर्स कुछ धान दे दिया और मिलर्स ने बाद में जो चावल दिया अभी कोरोना ये यहाँ गड़बड़ कर नहीं। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक था। जो उठाव होता है या कि मिलर्स जो होते हैं, ये जो आपके वेयर हाउसेस के प्रबंधक होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कैसा चावल दे रहा है, कैसे अपन उनसे प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए तो ईओडब्ल्यू को हमने सौंपा है। और जो भी मिलर दोषी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और हमारे प्रबंधक लोग भी दोषी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। अब मिलर्स हड़ताल करने आ गए हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अगर कोई मिलर सही मात्रा में जी मिलिंग करके अगर चावल दिया है तो हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। सरकार इस टाइप का थोड़े है कि जो भी दोषी ना हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो। जो सही लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और जो बाजार से चावल खरीद के 4 साल 5 साल पुराना घटिया अगर सप्लाई किया होगा तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। और आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार में धान खरीदी थी, उस समय जो मंत्री थे वो अब आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में है। अब ये तो वो जाना, पुरानी बातों को हमसे लेना देना नहीं है जी। सब लोग अपने अपने नहीं तो जैसे कांग्रेसी आरोप लगाते हैं, किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप में वो आरोप लगा देते हैं कि मंत्री जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, तो इस मामले में आपको ऐसा लगता है क्या कि ऊपर तक हमने आपसे एक ही बात कहा है जी, हम जांच करा रहे हैं और
छन के आ जाएगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिसाहुलाल जी, एक बार बीच में अभी मैंने आपसे बात की थी, आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर एक बार आपने अभियान चलाया था। आपकी अभी इच्छा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बने और आप उस कुर्सी पर विराजमान हों? देखिए, ये बात सही है कि जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश रहा जी, तब आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और हम लोग ये चाह रहे थे। उस समय जमुना देवी जी थे, प्यारेलाल जी कंवर थे, हम थे, कांतिलाल भूरिया थे, तमाम लीडर्स ट्राइबल में मजबूत लीडरशिप यहाँ पे थी। और जनसंख्या के हिसाब से भी देखो तो करीब 3 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी हमारे दोनों ये प्रांत में एक साथ थे। और आज हम घटते घटते 1 करोड़ 53 लाख आदिवासी सिर्फ मध्य प्रदेश में बचे हैं, बाकी आदिवासी चले गए उधर छत्तीसगढ़। आज 7.5 करोड़ की आबादी में हमारी जनसंख्या 1 करोड़ रह गई और गिने चुने क्षेत्र रह गए। तो ये संभव नहीं है कि हम आज हमारे 31 विधायक, 47 रिजर्व सीट हैं हमारे 320 में, तो 47 लोग मिलके हम कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये सोचने की बात है। हम तभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं जब दूसरे लोग चाहें कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने, पर अपनी जनसंख्या के अनुपात पे हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। और योग्यता के अनुसार पे अगर आंकलन किया जाए तो हाईकमान योग्यता देखेगा कि अगर हम मुख्यमंत्री बनने लायक हैं तो जरूर बनेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, अंतिम सवाल, भारतीय जनता पार्टी में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? दोनों पार्टियों के बीच में यदि अंतर करने को कहें तो 40 साल और ये 5-6 महीने का कार्यकाल। देखिए, अभी तक जो 5 महीना की मेरी कार्यकाल रही भारतीय जनता पार्टी में, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्टी है वास्तव में जो कहती है वो करती है। और जहाँ तक किसान आदिवासियों के उत्थान की बात है, ये भी मेरे साथ जो भी हम बातें इनके सामने रखते हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन करती है। ये घुमाता फिराता नहीं है, सीधा सीधा अगर करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं। तो लोगों को दुख भी नहीं लगता है, और वो तो घुमाते फिराते थे हाँ करते थे। तो इसमें ये अंतर है। और अभी 5 महीना हुए आए भारतीय जनता पार्टी में, अभी तो बहुत समय, देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए सिंह साहब। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना बिसाहुलाल सिंह जी को, आदिवासी नेता हैं, सहज हैं और बिल्कुल सहजता के साथ वो बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए, चाहे उनके खाद्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला हो या मुख्यमंत्री बनने की एक पुरानी अधूरी इच्छा जो उनकी है उसको लेकर वर्तमान की क्या हकीकतें हैं उस पर भी वो खुलकर बोले। और अनूपपुर जहां का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उन्हें सौगातें लेकर वो आए हैं तो उसको लेकर वो संतुष्ट हैं। वे भारतीय जनता पार्टी ने जो उनसे वादा निभाया है उसको लेकर संतुष्ट हैं, लेकिन निराश हैं तो कांग्रेस की वादा खिलाफी से। अनादि शख्सियत में अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।